नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखेंगे महिला सशक्तिकरण की महिलाओं का स्थान। हमने देखा कि सभी क्षेत्र में महिलाएं पीछे, क्योंकि उनके साथ महिला तो आगे आने चाहती है, पर ऐसे सभी परिवार ऐसे नहीं कि जो महिलाओं के साथ भेदभाव होते, पर कई समाज में, कई परिवार में ऐसा होता है कि महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। तो उसके कारण महिला को पढ़ना चाहती तो उनको पढ़ाते नहीं। बाद में अगर पढ़ी लिखी औरत नहीं तो वो घर से बाहर नहीं निकलेगी, कोई भी आर्थिक उपार्जन का काम नहीं कर पाएगी। तो उसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार ने भी बहुत सारी योजनाएं वो जो लागू की है, उसके बारे में हम देखेंगे कि स्त्रियां समग्र विकास की प्रक्रिया के केंद्र बिंदु है। किसी भी विकासशील राष्ट्र में आर्थिक सशक्तिकरण महिला सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण पक्ष है। अभी विकासशील देश कोई भी हो, भारत है, भूटान है, बांग्लादेश वगैरह, तो आर्थिक सशक्तिकरण, आर्थिक रूप से विकास करना है तो उससे पहले उनको महिलाओं को आगे लाना पड़ेगा। तो महिला सशक्तिकरण के लिए आर्थिक स्वतंत्रता अनिवार्य है। महिलाओं को आगे लाना है तो उसके लिए महिलाओं के साथ जो भेदभाव होता है वो दूर करना पड़ेगा और महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता देनी पड़ेगी, यानी कि उनको उनकी मर्जी से कोई भी धंधा व्यवसाय करने देना पड़ेगा। एक स्त्री शिक्षित बने तो एक घर, एक समाज और अंत में एक राष्ट्र सशक्त बनता है। अभी देखो, आपने अपने घर में देखा, अगर मम्मी पढ़ी लिखी है तो वो अच्छे से बच्चों की तरफ ध्यान देगी, बच्चों को पढ़ाएगी, बच्चों के भविष्य की चिंता करेगी। लेकिन मम्मी पढ़ी लिखी नहीं है तो उनको पढ़ाई का मतलब पता नहीं है, तो वो अपने बच्चों की तरफ इतना ध्यान नहीं देगी, या अपनी बेटी पढ़ना चाहेगी तो भी नहीं पढ़ेगी, क्योंकि वो खुद पढ़ी लिखी नहीं है, तो उनकी बाहर की दुनिया का उनको कुछ पता नहीं है। तो अगर एक माँ पढ़ी है, एक औरत पढ़ी है, तो वो पहले अपने घर को शिक्षित करेगी। एक घर शिक्षित होगा तो पूरा समाज शिक्षित होगा, समाज शिक्षित होगा तो पूरा राष्ट्र शिक्षित होगा और राष्ट्र सशक्त बनेगा। तो महत्वपूर्ण है कि हमारे भारत देश ने इस दिशा में कदम उठाना शुरू किया है। भारत के प्रधानमंत्री पद, जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रह चुकी हैं। बाद में गुजरात में मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल रह चुकी है। बाद में राष्ट्रपति पद पर श्रीमती प्रतिभा पाटिल भी रह चुकी हैं। तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री के रूप में भी, राज्यपाल के रूप में भी स्त्रियों ने शोभा बढ़ाई है। अभी टैक्सी चलाने से लेकर अभी आज देखो, यहाँ ऑटो चलती है पिंक पिंक कलर की, तो वो भी लेडीज चलाती है। बाद में टैक्सी भी बड़े बड़े शहरों में, और पायलट तक की सफ़र महिलाओं ने तय की है। बाद में समाज सेवा, बहुत सारे समाजों में पुरुष जितना काम नहीं करते इतना लेडीज लोग करते हैं। बाद में साहित्य, साहित्य में आप बहुत सारी कवयित्री के नाम आपने सुने होंगे। पत्रकारिता भी लेडीज करती है। खेलों में भी आपने बहुत सारी स्त्रियां हैं, वो खेलों में भी आगे हैं। बाद में पढ़ाई लिखाई में भी स्त्रियां आगे हैं। अभिनय में भी जैसे कि जो अभिनय में बहुत सारी आपने, जैसे कि श्रीदेवी है, माधुरी दीक्षित है, तो वो भी बहुत सारी स्त्रियां वो क्षेत्र में काम करती हैं। तो महिलाओं को हम टीवी और न्यूज़ चैनलों पर देखते हैं, और बहुत सारी ऐसी महिलाओं को आप देखो, रिपोर्टिंग कितनी अच्छी लेडीज करती है। आपने न्यूज़ चैनल देखो तो भी वो भी दिखाई देता है। तो हम सारी औरतों को बहुत क्षेत्र में आगे लेडीज़ों को हमने देखा है। मात्र खेती में श्रम कार्य करने के बदले व्यापार, वाणिज्य, संचार तथा व्यक्तिगत विभिन्न नौकरियों में वर्तमान समय में शिक्षण, प्रशिक्षण, कुशलता के कारण स्त्री रोजगार का कार्य क्षेत्र बढ़ा है। पहले की स्त्रियां सिर्फ खेती काम में ही मदद करती थी, उसके बदले आज व्यापार वाणिज्य में, कोई भी कॉमर्शियल धंधा व्यवसाय में, बैंक है, बाद में टेलीफोन है, मोबाइल कंपनी है, सभी जगह वो उसकी जैसी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से वो काम करती है। और उसके उपरांत भी देश की आधी जनसंख्या के लिए विकास की अनेक संभावनाएं, जिन्हें फैलाने में हमें अभी बहुत प्रयास करना बाकी है। तो उसके लिए महिला कल्याण जो योजनाएं हैं वो हम देखेंगे। तो भारत में महिलाओं को समान स्तर, शिक्षण, सुरक्षा और मूलभूत स्वतंत्रता प्राप्त हो सके, इसके लिए 1980 से महिलाओं को एक अलग लक्ष्य समूह बनाकर महिला विकास संबंधित अनेक योजनाएं, कार्यक्रम लागू किए गए हैं।
1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। याद रखना, महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिला सभी क्षेत्र में आगे आए, महिलाओं के साथ जो भेदभाव हो रहे थे वो कम हो, उसके लिए 1980 से महिलाओं के लिए एक मतलब कार्यक्रम लागू किए गए और 1999 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई। उसके उपरांत महिला सशक्तिकरण की राष्ट्रीय नीति 2001 के अनुसार महिला और बाल विकास विभाग द्वारा सामर्थ्य निर्माण और महिला बाल विकास मंत्री अभी स्मृति ईरानी जी है भारत में। आपको याद होगा कि महिला और बाल विकास, कि महिलाओं के विकास के लिए और बच्चों के विकास के लिए जो भी योजनाएं, जो भी नीतियां अमल में रखी जाती है बच्चों के लिए, कुपोषण का, महिलाओं को प्रेगनेंसी के समय की सारी समस्या, उसके लिए जो लाभ वगैरह है तो ये विभाग द्वारा दिए जाते हैं। तो उसमें सामर्थ्य निर्माण, रोजगार, आर्थिक उपार्जन, कल्याण तथा सहायक सेवाओं और लैंगिक संवेदनशीलता के क्षेत्र में विविध कार्य किए जाते हैं। बाद में हम देखें कि यूनाइटेड नेशंस ने 1975 के वर्ष को, याद रखना, महिला वर्ष, और 1975 से 1985 का जो 10 साल का महिला दशक के रूप में घोषित किया है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 1900 अंडरलाइन करना, 75 के वर्ष को महिला वर्ष, खाली जगह एमसीक्यू क्विज में आ सकता है, और 1975 से 85 का 10 साल का जो समय वो महिला दशक रूप में घोषित किया था, तथा 2002 के वर्ष को महिला सशक्तिकरण के वर्ष के रूप में मनाया गया था। तो परिवार की संपत्ति में महिलाओं को समान हिस्सा मिले उसके लिए कानून में सुधार है। आपको भी पता होगा कि जो भी प्रॉपर्टी है पापा की, अगर बेटियां लेना चाहे तो वो ले सकती है, अगर प्रेम से नहीं दे तो कानूनी लड़ाई लेकर भी बेटी अपने पापा की प्रॉपर्टी में बराबर की बेटे की जैसी हिस्सेदार है। तो यहाँ पर ये 3 आपको याद रखना है। 1999 में महिला आयोग की स्थापना, 1975 महिला वर्ष, 75 से 85 जो है महिला दशक, 2002 महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया। अभी इस साल जो बोर्ड की एग्ज़ाम हुई थी उसमें एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आया था कि महिलाओं के साथ जो कोई भी मतलब शारीरिक या मानसिक रूप से उनको परेशान किया जाता है तो कौन सी हेल्पलाइन पर महिला फ़ोन करके मदद ले सकती है। तो 181 कि वो 24 घंटे उन पर महिला अपनी सुरक्षा के लिए नंबर पर कॉल कर सकती है, महिला अभयम। अभी आगे हम देखेंगे महिला शोषण को रोकने के प्रावधान, कि महिलाओं के साथ जो शोषण हो रहा है, उनका जो अत्याचार हो रहा है, उनको रोकने के लिए कानूनी प्रावधान कौन से हैं। तो महिला सुरक्षा के अंतर्गत विविध प्रकार की हिंसा से पीड़ित, अभी महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा भी होती है कि घर में उसको मारपीट या मानसिक रूप से त्रास दिया जाता है। लेडीज पढ़ना चाहती है तो उनको पढ़ाया नहीं जाता, काम करना, बाहर निकल कर वो पढ़ी लिखी है तो जॉब करना चाहती है तो करने नहीं दिया जाता। तो बहुत सारा उसके साथ उनके साथ भेदभाव होता है, महिलाएं पीड़ित होती है। तो अपने विकास के लिए आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करने के उत्सुक महिलाओं को मात्र एक ही कॉल करने से मदद मिलती है और उसके लिए 181 अभयम महिला हेल्पलाइन शुरू करके उसे समग्र ये गुजरात राज्य में लागू किया गया है। गुजरात में ही ये अभयम महिला हेल्पलाइन 181, और गरीब महिलाएं आसानी से सहायता प्राप्त कर सके उसके लिए महिला अदालतों की स्थापना और महिलाओं को सामाजिक, कानूनी और रोजगार संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए महिला कल्याण केंद्रों की रचना की गई। अभी कई बार महिलाओं को कोई प्रश्न होते हैं, रोजगार संबंधी हो या घर में उसकी किसी तरह उसका शोषण किया जा रहा है, उसके साथ हिंसात्मक कार्य हो रहा है, तो ये महिला कल्याण केंद्र पर जाकर वो वहाँ अपने को न्याय दिलवा सकती है। तो महिलाओं के शारीरिक, मानसिक और लैंगिक शोषण के विरुद्ध रक्षण के लिए, तो महिलाओं का जो शारीरिक, मानसिक और लैंगिक जो शोषण होता है तो उसके लिए सरकार भी जागरूक हुई है। सरकारी कार्यालयों में, निजी व्यवसाय और गृह नौकर के रूप में काम करती जो महिलाओं है उनकी लैंगिक यानी उसके साथ जो बलात्कार वगैरह होता है तो उनकी सुरक्षा और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके उसके लिए संसद में कानून पास करके महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की गई है।
क्योंकि औरतों को इसीलिए घर से बाहर नहीं भेजा जाता कि उसके साथ कुछ अनहोनी ना हो, तो उसके लिए उनको सुरक्षा मिले शारीरिक, तो कानूनी उसके लिए कानून भी बनाया गया है। अभी हम देखेंगे महिला समानता संबंधित गुजरात सरकार की विविध योजनाएं। यहाँ पर गुजरात सरकार ने महिलाओं में समानता लाने के लिए जो योजनाएं बनाई है वो देखेंगे। तो महिलाओं की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक प्रगति के लिए गुजरात सरकार ने 2001 में महिला और बाल विकास विभाग की रचना की है। और गुजरात सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए गरीब एवं सामान्य परिवारों तथा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं के उत्कर्ष के लिए मुख्य 3 पहलू महिलाओं का शैक्षणिक सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण और महिला सुरक्षा को ध्यान में लिया है। महिलाओं को आगे लाने के लिए, महिलाओं में समानता लाने के 3 पहलू पर ध्यान दिया है। एक तो शैक्षणिक कि हर एक महिला पढ़े, दूसरा उनका स्वास्थ्य के बारे में, और तीसरी उनको सुरक्षा मिले। ये तीनों पर ध्यान केंद्रित करके जेंडर बजट में विविध योजनाएं लागू की। अभी हम देखते हैं कि महिलाओं के लिए 2001 में गुजरात सरकार ने कौन सी योजनाएं लागू की हैं। तो गुजरात में कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए आशय से विद्यालय में प्रवेशोत्सव रखा जाता है कि जून महीना आता है तो स्कूल में प्रवेशोत्सव होता है कि बच्चे आए स्कूल में, वो देख करके उनका भी पढ़ने का मन हो। और कन्या शिक्षा रथ यात्रा की शुरुआत की है। कन्या शिक्षा रथ यात्रा यानी पूरे गांव तो रथ यात्रा निकाली जाती है और बच्चों को टोपी वगैरह पहनकर बिठाया जाता है। तो जो वो देखकर और जो बच्चे पढ़ने नहीं जा रहे उनकी इच्छा, और वो मम्मी पापा से जिद करके हमें भी स्कूल जाना है, तो उसके लिए ये व्यवस्था की गई है। उसकी शुरुआत की प्रवेशोत्सव, जिसके कारण विद्यालयों में 100% नामांकन और महिला साक्षरता दर में वृद्धि दिखाई दे रही। तो पहला कदम उठाया है प्रवेशोत्सव का। बाद में राज्य में 35% से कम स्त्री साक्षरता दर वाले गांवों में और शहरी क्षेत्रों में बसने वाली गरीबी रेखा के नीचे जीवन जीने वाले परिवारों की पुत्रियों को प्राथमिक विद्यालय यानी कक्षा 1 से 8 तक और माध्यमिक विद्यालय 9 और 10 में प्रवेश लेते समय विद्या लक्ष्मी बॉन्ड दिए जाते। जो गांव में 35% से कम साक्षरता दर है, कम लोग पढ़े लिखे हैं, 35% लोग ही पढ़े लिखे हैं, वैसे गांव और शहरों के इलाकों में जो बेटियों को प्राथमिक शाला में पहली कक्षा में डालेंगे या 9वीं कक्षा में डालेंगे तो विद्या लक्ष्मी बॉन्ड दिए जाते, जिसमें उसको 2000 रुपये दिए जाते। तो वो प्रलोभन से भी बेटिया को माँ बाप पढ़ने के लिए स्कूल में एडमिशन करवाए, तो इसीलिए ये योजना लागू की है, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। तीसरी योजना सरस्वती साधना योजना, उसके अंतर्गत प्रति वर्ष 1.5 लाख कन्याओं को बिना मूल्य लिए साइकिल दी जाती है। तो गांव से दूर स्कूल हो तो पढ़ने के लिए जाना हो तो वो साइकिल लेकर पढ़ने के लिए, चाहे वो एसटी बस में मुफ्त मुसाफरी की सुविधा दी गई। ये भी एक अच्छा कदम है। ખબર જ હતી એક જણનો મૂક્યો એમાં નાનો દીકરો કઈ તપેલી ઉતરેલું किशोरियों के लिए पौष्टिक आहार तथा उनके कौशल विकास के लिए सबला योजना लागू की है। ये जो किशोर लड़कियां हैं उनको पौष्टिक आहार मिले, तो उसके लिए सबला योजना लागू की है। बाद में गुजरात सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण का प्रावधान किया है कि जो नौकरी होती है तो उसमें 100 सीटें होती हैं, इनमें से 33 सीटें स्त्रियों को दी जाती। उसी तरह स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में यानी ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका का चुनाव हो, कॉरपोरेटर का, नगर पालिका महानगर, तो उसमें 33% जो सीटें हैं उस पर स्त्रियां खड़ी रह सकती है, वो भी आरक्षण दिया। 33% उसका 50% किया, यानी 50% स्त्रियां वो सीटें पर खड़ी चुनाव में रह सकती है। तो यहाँ पर भी स्त्रियों को मतलब समानता लाने की बात की है। अगर स्त्रियां ये स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं में चुनाव में आगे आएगी तो वो मतलब स्त्रियों के लिए
स्त्रियों के विकास के लिए कार्य करेगी। बाद में श्रमजीवियों यानी जो मजदूर लोग हैं और निराधार वृद्ध, निराधार जिसको बेटा नहीं है कमाने वाला, ऐसे वृद्ध है, तो उनको उम्र के अंतिम पड़ाव में जीवन निर्वाह के लिए पेंशन मिले और उनका भविष्य सुरक्षित बन के उनके लिए राष्ट्रीय स्वावलंबी योजना लागू की। वो लेडीज जो है उसका बेटा नहीं है तो उनको पेंशन दिया जाता है, वो योजना का नाम है राष्ट्रीय स्वावलंबी योजना। उसके उपरांत निराधार विधवा है कि विधवा औरत हो गई है और उसको बेटा कमाने वाला नहीं है, तो ऐसी विधवाओं को दूसरे पर आधारित जीवन जीने के लिए लाचार न पड़ना पड़े, उसके लिए भी उनको पेंशन दिया जाता है। अगर आज आपको याद है तो ऐसी विधवाओं को हर महीने 1200 रुपया विधवा सहाय योजना के अंतर्गत हर महीने 1200 रुपये दिए जाते हैं। बाद में ये तो गुजरात सरकार देती है और केंद्र सरकार भी उनको अलग से देते हैं। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने हेतु सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगलम योजना के तहत आर्थिक सहायता दी जाती। अभी देखो गांव में आंगनवाड़ी केंद्र होते, आपने नाम सुना होगा, तो उसी में आशा वर्कर रहती है। वो आशा वर्कर एक मंडल बनाती है, जिसको भी वो मंडल में शामिल होना है वो हो सकते हैं, और प्रति महीने मानो कि 50 रुपया का हफ्ता है तो वो 50 रुपया हर महीने देती है। और बाद में उसको लोन की ज़रूरत हो, कोई मानो कि 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, तो वो मंडल में से ले सकती है। तो महिलाओं को आर्थिक रूप से, खाली जगह एमसीक्यू में आ सकता है, आर्थिक रूप से मदद के लिए सखी मंडल द्वारा सरकार मिशन मंगल योजना से आर्थिक मदद देती है। बाद में महिला स्वास्थ्य के लिए ई ममता कार्यक्रम यानी लेडीज जब प्रेग्नेंट हो तभी से उसको कार्ड दिया जाता है और उसकी फ्री में चेकिंग दवाइयाँ दी जाती है। बाद में मोबाइल टेक्नोलॉजी द्वारा सगर्भा यानी प्रेग्नेंट माता को दर्ज करके उसे ममता कार्ड देकर शिशु और प्रसूति संबंधी मृत्यु दर घटाने की पहल की जाती है। यानी समय समय पर उसकी जांच होती है और उनको दवाइयाँ मुफ्त में दी जाती है और नियमित उसका स्वास्थ्य जांच करके उपचार तथा बालक के जन्म के बाद टीकाकरण का कार्यक्रम द्वारा माता एवं बालक को तंदुरुस्ती का पर्याप्त ध्यान रखा जाए। बाद में उसकी डिलीवरी का भी फ्री की जाती है। बाद में बच्चे का टीका हर महीने भी उनको ध्यान देकर करवाया जाता है और ऐसी प्रेग्नेंट महिलाओं को भी उनके खर्चे के लिए कुछ पैसे भी दिए जाते हैं क्योंकि वो कुपोषण का शिकार न हो। बाद में बेटी बचाओ अभियान द्वारा लिंग भेद समाप्ति हेतु अभियान चलाकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ द्वारा स्त्री सशक्तिकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। क्योंकि हमने जो आगे बताया स्त्री भ्रूण हत्या के अंतर्गत अभी उस पर जो भी डॉक्टर वो जांच करते हैं उनको भी जेल में डाल दिया जाता है अगर पता चलता है तो, और बेटियों की संख्या बढ़े, बेटियों को न्याय मिले, इसीलिए ये अभियान भी चलाया जाता है, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। बाद में अनुसूचित जाति और जनजाति के सामान्य परिवारों की महिलाओं के लिए चिरंजीवी योजना अंतर्गत प्रसूति, दवाइयाँ, लेबोरेटरी जांच, ऑपरेशन आदि सेवा बिना मूल्य देने का प्रावधान है, वो आदिवासी लोगों में। अभी हम देखें कि गुजरात सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा महिला सशक्तिकरण हेतु विविध लक्षी कल्याण संबंधी योजनाएं चलाई जाती है और इन योजनाओं का व्यापक विस्तार करके हम महिला सशक्तिकरण की दिशा में रही चुनौतियों का सामना कर सकते हैं।